हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए आप देख सकते हैं इसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान है, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th, इसमें जो 2 अंक में आने वाले प्रश्नों का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है जी, लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि लोग या जनता। ठीक है, ऐसी या तो लोग लिख सकते हैं आप या जनता लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार क्या है, यानी वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, देश के प्रत्येक वयस्क क्या होता है, वयस्क किसको कहते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष होती है या उससे अधिक होती है। ठीक है, देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने, मत माने क्या होता है, वोट, ठीक है, देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। ठीक है, यानी कम से कम मत देने की आयु, वोट देने की आयु कम से कम 18 है और अधिक का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, 18 के बाद में कोई व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। तो भारत में वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के प्रत्येक वयस्क क्या होता है, जिसकी आयु 18 प्लस होती है। ठीक है, महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत माने क्या होता है, वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी चुनाव में आपने देखा होगा, महिला तथा पुरुष वोट डालते हैं। तो अपने भारत कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें भी लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन था आपका, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। यानी कोई भी हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो विश्व में और भी अधिकतर देश कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं। तो उनमें से हमें क्या करना है, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखना है। तो उत्तर देखिए, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम निम्न हैं। तो इसमें देखिए, भारत जो हमारा देश है लोकतांत्रिक है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस, बांग्लादेश और जापान। इसके अलावा भी बहुत सारे देश लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन हमें केवल अभी कितने लिखने हैं, 5 लिखना है। ठीक है, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस, बांग्लादेश, जापान आदि। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम लिखिए। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रथम कौन थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, तो इनका पूरा नाम इसमें लिखना है। तो इसमें देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ठीक है, था सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ठीक है, इनका पूरा नाम था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन 5 नंबर का, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो इसमें देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, यानी कि डेमोक्रेसी कैसे बना है, यूनानी शब्द है और डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में आप देख सकते हैं, यूनानी में डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग। ठीक है, यूनानी भाषा में यूनानी शब्द यूनानी में डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है,
डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग, ठीक है, और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन, यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र होता है, ठीक है। और इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है, चुनी जाती है सरकार, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन भी, अब इसमें क्या करना है आपको, 3 परिभाषा इसमें आपको लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए लोकतंत्र की कोई 3 परिभाषा लिखिए, तो इसमें 3 परिभाषा आपको बताना है लोकतंत्र की। तो उत्तर देखिए, लोकतंत्र की 3 परिभाषा निम्न है। पहली परिभाषा हम ऊपर भी कर चुके हैं लोकतंत्र के बारे में। देखिए पहली परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं या जनता करती है। तो इसकी परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासक कौन होते हैं, हमारे सांसद या विधायक, ठीक है, या जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वही हमारे शासक कहलाते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लोकतंत्र की परिभाषा है अब्राहम लिंकन के अनुसार। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा कैसे दी है, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी कि देखिए, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। जी किसने कहा है, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। इसके बाद में अरस्तु ने इसकी परिभाषा दी है लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र को बहुतों का शासन कहा है। जी किसने कहा है, अरस्तु ने लोकतंत्र को बहुतों का शासन कहा है। और लोकतंत्र को हम और क्या कहते हैं, प्रजातंत्र। प्रजा माने क्या होता है, जनता, ठीक है। तो इसमें ये 3 परिभाषा इसमें लोकतंत्र की यहाँ पर दी हुई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं लिखी है, तो लोकतंत्र की आपको 4 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। उत्तर देखिए, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। पहला इसमें क्या है जी, लोकतंत्र की विशेषता है, यानी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें विशेषता है, आगे देखिए दूसरी, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी विशेषता है, लोकतंत्र में हर वयस्क क्या होता है, जिसकी उम्र 18 या उससे अधिक होती है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति के क्या होना चाहिए, 1 वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। यानी लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला है विशेषता है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर काम करती है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार, इसका उत्तर देखिए, वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यानी कि वह सरकार जिसका चुनाव, वह सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यानी जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जनता या लोगों, ठीक है, एक ही बात है। अब इसके बाद में इसमें और बढ़ाना है आपको, तो जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती हैं तथा अपनी जनता को समानता प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं लोकतांत्रिक सरकारें, अपनी जो उसकी जनता होती है उसके लिए समानता प्रदान करती हैं। तो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती हैं और
अपनी जनता को समानता प्रदान करती हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में इसका आंसर देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले। आप देख सकते हैं 26 जनवरी हम मनाते हैं, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी कि 25 जनवरी को। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत सारी गणनाओं को करते हैं। तो उत्तर देखिए, अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। ठीक है, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। कंप्यूटिंग माने क्या होता है? गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर, यहाँ से देखिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। यानी मुश्किल गणना होती हैं, उसको सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर कहते हैं। आपने कंप्यूटर देखा होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी 2-2 नंबर में आने की संभावना है। तो उत्तर देखिए, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी आपने देखे होंगे जो जंगल में जंगल होते हैं, वन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? मनुष्य की बिना सहायता के अपने आप पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्या है आपका क्वेश्चन, देशज वनस्पति किसे कहते हैं? देशज यानी कि उत्तर देखिए, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। ठीक है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, जो पौधे भारत के बाहर से आए हुए हैं, जो पौधे भारत के बाहर से आए हुए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधे। जो पौधे भारत के बाहर से आए हुए हैं, यानी कि किसी अन्य देश से आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज वनस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। यानी कि भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण के लिए कौन सा कानून बना? अधिनियम माने क्या होता है? कानून। ठीक है, तो भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं दोनों, एक इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, भारत में पाए जाने वाले औषधि पौधों के नाम लिखिए। औषधि क्या होते? औषधि पौधे क्या होते हैं? जिनका हम दवाई के रूप में, हल्की फुल्की दवाई के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से पौधे हैं वो जिनका हम दवाई के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। तो इनका प्रयोग हम क्या? औषधि माने क्या होता है? दवाई के रूप में करते हैं। हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारी होती हैं तो इनका प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगला है, सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी का एक एक औषधि गुण लिखिए। यानी कि सर्पगंधा, अर्जुन, नीम और तुलसी किस किस काम में आती है, इसका एक एक औषधि गुण आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं सर्पगंधा क्या है? यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। यानी कि इसको रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? सर्पगंधा का। रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको निदान के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है अर्जुन अर्जुन के क्या उपयोग है? ताजे फलों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। इसके जो ताजे पत्ते होते हैं अर्जुन के, जो पेड़ होता है अर्जुन का, उसके ताजे पत्तों का रस निकालकर हम कान में डाल देते हैं तो हमारा कान का दर्द बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में तुलसी तो आपने देखी होगी,
अब इसमें इस तुलसी का क्या क्या करते हैं हम, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सर्दी खांसी हो जाती है हल्की फुल्की, तो इस दवा का प्रयोग हम करते हैं, चाय में भी डाल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस दवा का प्रयोग हम तुलसी का उपयोग किसके लिए करते हैं, जुकाम खांसी। अब अगला है नीम। नीम क्या होता है, जैव व जीवाणु प्रतिरोधक होता है। यानी ये जीवाणु, कईयों जीवाणुओं से हमें क्या राहत प्रदान करता है। तो इसके लिए हम नीम की दातुन भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, और कैसा होता है, जीवाणुनाशक होता है। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सदाबहार वन और पर्णपाती वन में 2 अंतर लिखिए। तो सदाबहार वन क्या होते हैं और पर्णपाती वन क्या होते हैं। पर्णपाती वन और सदाबहार वन में क्या बताना है, अंतर बताना। तो देखिए, सदाबहार वन में देख लेते हैं, ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। कैसे रहते हैं, ये वन साल भर यानी पूरे साल कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी सदाबहार वन होते हैं तो जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से, सदाबहार। अब इनके कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहार वन में। इन वनों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से वनों में, सदाबहार वन में। देखिए, इसमें इन वनों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें पर्णपाती वन में कौन कौन से, इसकी क्या लिखेंगे आप। ए वन शुष्क, शुष्क माने क्या होता है, सूखा, या ग्रीष्म, ग्रीष्म माने गर्मी ऋतु में 6 से 8 हफ्ते में सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। या आप लिख सकते हैं ए वन 1 वर्ष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, ये वन शुष्क या ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्ते में, कितने लिखा है, 6 से 8 हफ्ते सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा है, ये वन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि पर्णपाती वन होते हैं तो जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है उन क्षेत्रों में, उन वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष, इन वनों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें भी आ सकता है अंतर, ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं। देखिए, सदाबहार वन क्या होते हैं, ये वन साल भर कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और ए वन क्या करते हैं, ग्रीष्म या शुष्क ऋतु में 6 से 8 हफ्ते में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ए वन क्या होते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ए वन 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनमें वृक्ष कौन से हैं, सदाबहार वन में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना और के वृक्ष पाए जाते हैं। और पर्णपाती वनों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष माने क्या होते हैं, पेड़। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंग्रोव वन की 2 विशेषता लिखना है। मैंग्रोव वन की 2 विशेषता लिखना है। तो मैंग्रोव वन की 2 विशेषता निम्न है। नंबर 1, इसमें पहली विशेषता है, मैंग्रोव वन की पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यानी कि मैंग्रोव वन होते हैं तो इनकी पेड़ों की जड़ें जो जड़ होती हैं वो पानी में क्या होती हैं, डूबी रहती हैं। दूसरा है, मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और ये वनस्पति नदियों के किनारे या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन की पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है, इसमें विश्व का कौन सा अकेला देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो भारत, देखिए कौन सा देश है, वो भारत। इसमें भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। यानी भारत में बाघ भी पाए जाते हैं और शेर भी पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व में, पूरे संसार में जहां बाघ, शेर भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाए जाते हैं।
विश्व में यानी पूरे विश्व संसार की बात हो रही है तो बाघ भी पाए जाते हैं यहाँ पर और शेर भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने जीवमंडल निश्चय हैं? जो वर्तमान में हमारी बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, भारत में 18 जीवमंडल निश्चय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के में कोई 2 जीवमंडल निश्चय क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत में 10 जीवमंडल निश्चय हैं। ठीक है, निश्चय के नाम 10 के लिख रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर जीवमंडल निश्चय कितने हैं? पूरे 18 हैं। इनमें से 10 के नाम मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। ठीक है, ये क्या है? सभी जीवमंडल निश्चय हैं। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। यानी वन्य प्राणी क्या होते हैं? जो जंगल में रहते हैं। प्राणी क्या होते हैं? जो जंगली जानवर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, सोन चिड़िया और बारहसिंगा। ठीक है, ये वन्य प्राणी क्या होते हैं? जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रहते हैं? बाघ, सोन चिड़िया और बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या होते हैं? जिसके 12 सींग होते हैं। ठीक है, उसको हम बारहसिंगा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का, कटीले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए। यानी कटीले वनों की वनस्पति कौन कौन सी होती हैं? तो एक अकासिया, खजूर को हम पाम भी बोलते हैं। नागपनी, इसको कैक्टाई बोलते हैं। यूफोरबिया। ठीक है, तो ये क्या है? कैसे वन होते हैं? कटीले वन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसमें देखिए उत्तर इसका, अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय वनों में, यानी कि पर्वतीय वनों में 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। जो अल्पाइन वनस्पति होती है, जो पर्वतों में 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ मिलती है ये वनस्पति? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन था आपका, हिमालयी वनों की विशेषता लिखिए। हिमालय वनों की विशेषता लिखना है। तो इसमें कौन कौन से शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? कौन से वनों में? हिमालय में जो वन होते हैं हिमालय पर्वत पर, उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में कश्मीरी महामृग, कौन सा मृग पाया जाता है? कश्मीरी महामृग। चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, याक, लाल पांडा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें अगला है आपका, भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क के नाम लिखिए। तो इसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्न हैं। कौन कौन से हैं? कहाँ पर स्थित हैं? कौन से राज्य में? तो कान्हा-किसली मध्य प्रदेश में। ठीक है, कांजीरंगा असम में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, राजाजी उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद में इसमें नीचे भी हैं कुछ, इसमें अगला है आपका, कहाँ तक हो गए थे? राजाजी उत्तराखंड। इसके बाद में केवलादेव घाना, ये राजस्थान में है। ठीक है, गिरी जी गुजरात में, दक्षिगाम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं? राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क एक ही बात होती है। तो हमारी जो कक्षा 9th की बुक है उसके अनुसार भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था, भारत में कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं? तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या? तो छोटे होते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? बड़े होते हैं। लेकिन इनका एक ही उद्देश्य होता है, जंगली जो जानवर होते हैं वन्य प्राणी, उनके संरक्षण के लिए ये बनाए जाते हैं। तो भारत में 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं। ये हमारी काय के अनुसार, जो 9th की बुक के अनुसार, इसमें 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अब इसके बाद में अगला है आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार
भारत में वनों का प्रतिशत कितना है। तो इसमें देखिए जो हमारी 9th की बुक है उसके अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत 21.05 है। ठीक है, तो वनों का प्रतिशत कितना बताया गया हमारी बुक में 21.05। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के वन हैं। तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन हैं भारत में? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, एक बार और देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, 5 प्रकार के वन हैं भारत में। अब इसके बाद में अगले 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। अगला देखिए, भारत के 2 प्रमुख पक्षी अभय वन को क्या बोलते हैं? अभयारण्य के नाम लिखिए। कौन कौन से 2 प्रमुख? वेदनाथंगल अभय वन है जी, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, रंगाडितु ये कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 वन्य प्राणी अभय वन अभयारण्य के नाम लिखिए। 2 वन्य प्राणी अभय वन, एक तो सरिस्का इसमें राजस्थान में और पेरियार केरल में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन मिजोरम राज्य में स्थित हैं। इसमें ये कक्षा 9th की बुक के अनुसार मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब हरियाणा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क एक ही बात है। राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में कहते हैं, नेशनल पार्क इंग्लिश में कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, वे क्षेत्र जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें किसके लिए बनाए जाते हैं? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, यानी वन्य जीवों को बचाने के लिए। ठीक है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और है इसमें, आगे देखिए, अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों से छोटे होते हैं बस, लेकिन उद्देश्य इनका एक ही होता है, वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, तो इसमें देखिए, वह स्थान जहाँ पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी जाती है, अभयारण्य कहलाते हैं। तो ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एक ही उद्देश्य बनाए जाते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होता है इनका? वन्य जीवों की और प्रकृति का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। तो उसको हम, ये दोनों ही उद्देश्य एक ही होते हैं। तो ये थी आपकी एक 2 अंक में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।